नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी आज कक्षा 7 हमारा अतीत पाठ नंबर 3 दिल्ली के सुल्तानों के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम इस पाठ पर 2 भागों में चर्चाएं कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन चर्चाओं को देखा हो तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न काफ़ी आसान होने वाले हैं। आइए देखें जल्दी से इन प्रश्नों को कि दिल्ली मैं पहल किसने राजधानी स्थापित की। तोमर, राजपूत, चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी। सुल्तानों के काल में अगर देखें सल्तनत काल में तो सुल्तानों की भाषा फारसी भाषा थी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। मोरक्को अफ्रीका से इब्न बतूता भारत आया था। ये प्रश्न आप लोग अगर चर्चाओं को देखे थे तो बिल्कुल बड़ी आसानी से आप लोगों को ये पहले से ही आ रहे होंगे। आइए देखें अगला प्रश्न कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय के लिए ईमानदार प्रशासक को बढ़ावा दे। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर है कि भीतरी सीमा से अभिप्राय है कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों में गैरिसन शहरों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। मतलब एक प्रकार से एक निश्चित क्षेत्र क्या होता था, गैरिसन शहर होता था, वहीं पर उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी। वही बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 7, मुफ्ती अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। नंबर 1, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। नंबर 2, उन्हें कोई भी इक्ता क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। नंबर 3, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। नंबर 4, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व को रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नंबर 5, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 8, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का जो प्रभाव पड़ा वह निम्नलिखित है। नंबर 1, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने बड़ी सेना खड़ी कर दी या उनको बड़ी सेना खड़ी करनी पड़ी अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में क्या कर लिया, बड़ी सैनिक छावनी बना दी। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलाए। इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण का प्रभाव पड़ा या के प्रभाव पड़े। आइए देखें प्रश्न नंबर 9, क्या आपकी समझ में तारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। उत्तर है कि हमारे समझ से जो तारीख के लेखक हैं आम जनता के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। मुख्य रूप से तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन
भी करते थे और शासकों की प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। नंबर 2, तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गाँव में उन्हें कम समझ थी। गाँव की उन्हें क्या थी, कम समझ थी, या गाँव में वो कभी कभार जाते होंगे। नंबर 3, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। आइए प्रश्न नंबर 10 देखें कि क्या है। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक महिला थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। आज देखेंगे तो वर्तमान भारत में हम देखें 22वीं 21वीं शताब्दी में तो अनेक ऐसे जो महिला नेताएं हैं वो अनेक भारत के प्रतिष्ठित पदों पर हैं। यहाँ तक कि जैसे कि हम पिछली चर्चाओं में बता चुके हैं, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं या नहीं राष्ट्रपति होते हैं जो हमारे देश के, उस पद पर भी महामहिम महिला ही हैं। आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है, यह बात भी है। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। उसके बाद देखें कि दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों काटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिति भीतरी क्षेत्रों में की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना का दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उसके पर्यावास से खदेड़ लिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित कर दिया गया या किया गया। जंगल कई कारणों से काटे जा रहे हैं, जैसे कि कृषि भूमि को प्राप्त करना या आवासों का निर्माण करने के लिए। नंबर 2, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए। नंबर 3, बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई के लिए भी किया जाता है। आइए देखें प्रश्न नंबर 12, जो आज का आखिरी प्रश्न है। पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में और कोई भी ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इसमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। अगर दिल्ली के सुल्तानों की बात करें तो जो दिल्ली के आसपास बने थे उन्हीं पर हम चर्चा कर सकते हैं। हमारे क्षेत्रों में 12वीं शताब्दी की इमारतें तो मिल सकती हैं, लेकिन जो दिल्ली के सुल्तानों ने यहाँ उत्तराखंड में इमारतें बनाई वो ना के बराबर मिलते हैं। आइए देखें कि प्रमुख इमारतें कौन कौन से बनाई दिल्ली के सुल्तानों ने। कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 से 1208 तक। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया और साथ ही साथ मोहम्मद तुगलक ने इसमें 2 मंजिल और जोड़ दी थी। उसके बाद देखें हौज खास दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 1305 ईस्वी में। तुगलकाबाद का किला दिल्ली में बनाया गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 25 के बीच। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया 1354 ईस्वी में। खिड़की मस्जिद दिल्ली मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1326 में बनाया गया। ये कुछ प्रमुख स्थापत्य कला या नहीं जो प्राचीन इमारतें थी, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस पाठ की चर्चाओं के साथ साथ इन अभ्यास प्रश्नों को भी बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।